हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जिसका नाम है स्टेट पीसीएस सक्सेस पे। और इस पे हम जो अपना 68 बीपीएससी का पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं विद फुल सॉल्यूशंस हर एक डिस्कशन के साथ में, उसका पार्ट 6 रहने वाला है। इससे पहले हमने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन जो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम साइंस सेक्शन शुरू करने वाले हैं जिसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स में पार्ट 1 जो है फिजिक्स होगा, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ ए वाइट हॉर्स। तो कह रहा है कि कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स जो है वो पेंट कर दी गई हैं, और ये पूछ रहा है कि जो इमेज जो है कैच करेगा, तो पूछ रहा है कि इमेज कैसी होगी। तो कह रहा है कि ए ज़ेब्रा ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स, कह रहा है कि जो ज़ेब्रा दिखेगा वाइट हॉर्स का, या फिर कह रहा है कि हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स, अ हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसको समझने के लिए अगर जब हम फिजिक्स के जब क्वेश्चन करने बैठ रहे हैं तो हमें कोई भी थ्योरी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, हमें कॉमन सेंस बस यूज़ करना है। इसमें जो हम अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं उसी की बेसिस पे फिजिक्स के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बना लें, तो कह रहा है कि इस पर क्या किए, ब्लैक स्ट्रिप्स कर दिए। और कह रहा है कि अब इस पर जब जो हॉर्स है जो दिखेगा यहाँ पे वाइट हॉर्स है, तो ये पूछ रहा है कि क्या ये ज़ेब्रा दिखेगा या फिर ब्लैक स्ट्रिप्स के साथ में हॉर्स दिखने लगेगा या फिर लेस ब्राइटनेस के साथ में दिखा। तो सिंपल सी बात है कि अगर इस पर हमने स्ट्रिप्स चिपका दी और यहाँ से अगर लाइट पड़ रही है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो पहली बात तो यहाँ पे जहाँ जहाँ स्ट्रिप चिपकी होगी वहाँ से तो लाइट नहीं जाएगी, तो कुछ ही पार्ट से जो है वो लाइट इससे पास हो पाएगी। तो जब लाइट कम पास होगी तो सिंपल सी बात है उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितने का इमेज बनना चाहिए था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो है अ हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, बिकॉज लाइट जो है वो पूरी लाइट यहाँ से पास नहीं हुई है, कुछ जो है रुक गई है बिकॉज ऑफ दीज ब्लैक स्ट्रिप्स। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई आपको थ्योरी लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। और ये जो ऑप्शन है ये भी काफ़ी एब्सर्ड थे कि जैसे ज़ेब्रा दिखने लगेगा, काफ़ी अजीब बात है। और ये देखा ना हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स, जब एक्चुअल में जब वो वाइट हॉर्स है तो ब्लैक स्ट्रिप की हॉर्स कैसे दिखने लगेगा। तो बहुत सिंपल सी बात थी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई। जो साउंड होती है उसमें जो तीखापन होता है, बहुत कुछ लोग की आवाज़ बहुत श्रिल होती है, बहुत बहुत बारीक कह सकते हैं। जैसे जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स की आवाज़ जो है उसकी पिच बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कह रहा है कि कैसे डिटरमाइन होता है। तो कह रहा है एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ, वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए साउंड की स्पेलिंग जो है वो गलत हो गई है, साउंड, वेलोसिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है वेवलेंथ ऑफ द साउंड। तो जो पिच होती है साउंड की, तो श्रिलनेस या फिर पिच अगर हम करें तो ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कैसे करती है, अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो जो पिच है या फिर श्रिलनेस है वो भी ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा होगी। और जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। ये हमने अपने पहले भी जो है सेशंस देखे हैं ज्योग्राफी के, उसमें भी हमने पार्ट देखी थी कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो ये जो होता है न्यू, इसको हम न्यू से डिपेंड करते हैं। तो ये 1/λ ऐसा होता है कि अगर न्यू ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो जो वेवलेंथ है वो कम होती है। तो जो श्रिलनेस है वो किस पे डिपेंड कर देगी, फ्रीक्वेंसी पे करेगी। तो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, तो ये वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी साउंड की, कि श्रिलनेस ज़्यादा है या फिर कम है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, फोटो इलेक्ट्रिक पे ध्यान देना आपको, इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशंस। तो कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, फोटो और इलेक्ट्रिक 2 वर्ड से मिलकर बना है ये। फोटो मतलब लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब कि जब लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऐसे हम डिवाइसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। तब ये पूछ रहा है कि जो मोस्ट सुटेबल कौन सा है डिजिटल एप्लीकेशन के लिए। तो ऑप्शन आपका है पहला
फोटोवोल्टाइक सेल, दूसरा है फोटो एमिटर, तीसरा है फोटो डायोड, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो डिवाइसेस हैं वो वर्क किस पे करते हैं, तो ये वर्क करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक हम प्लेट मान लेते हैं, इसको हम सर्किट से जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होना शुरू होते हैं, क्योंकि लाइट फोटो है, तो फोटोन्स लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का जो रिलीज हो रहा है, दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी दिया किसने था, तो दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बात बताई थी कि जब लाइट पड़ती है किसी भी प्लेट पे, जिसमें जो मेटलिक प्लेट है मेनली, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होते हैं, एमिट होते हैं, तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जनरली हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो जो सोलर डिवाइसेस होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, उसमें ये बात होती है कि जब हम लाइट उस पर पड़ती है सनरेज, तो उसमें क्या है फिर चार्ज इकट्ठा होता है, जैसे कि लाइट बनती है, और वो जो चार्ज या तो आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ट्रांसमिशन के लिए भेज सकते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है फोटोवोल्टाइक सेल। लाइट की वजह से जो वोल्टेज बन रहा है, ऐसे सेल में जो एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट इज नोन एज फोटोवोल्टाइक सेल। इसका एग्जांपल है सोलर सेल। तो ये मोस्ट सुटेबल है डिजिटल एप्लीकेशंस के लिए। बाकी सब ऑप्शंस में फोटो डायोड का मतलब ये हुआ कि जब लाइट पड़ेगी तो डायोड एक्टिव हो जाता है। फोटो एमिटर का मतलब भी सेम चीज़ है, जब लाइट पड़ेगी तो एमिशन इसमें इलेक्ट्रॉनिक शुरू होते हैं। बट जो ए है फोटोवोल्टाइक सेल, लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बनना, दिस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशंस। इसको आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको इन टर्म्स के मतलब पता है, फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि बहुत सिंपल बेसिक टर्म्स हैं, इनको आप यहाँ पे समझ के चलेंगे तो आगे आपको आसानी रहेगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बॉल बियरिंग आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू। तो बॉल बियरिंग क्या होती है, तो बॉल बियरिंग होती है, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। अब ये मशीन जनरली अगर आप ऐसा देखे होंगे तो इसके चारों ऐसे लगे होते हैं, साइकिल्स में भी देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं उनमें भी ऐसे देखने को मिलता है। जो अंदर वाला पार्ट है रोटेट करता है आउटर वाले पार्ट में, और बीच में बॉल्स लगे होते हैं। तो पूछ रहे हैं बॉल, इनका काम क्या है, यूज टू कन्वर्ट व्हाट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑप्शन है ड्रैग में कन्वर्ट करते हैं, दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, चौथा है मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इनका जो मेन काम होता है ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए होता है, ये तो हमें यहाँ से भी पता चल गया। और इसकी वजह से क्या होता है, ये रोलिंग फ्रिक्शन को में कन्वर्ट करते हैं स्टैटिक को, इसी वजह से जो है मोशन शुरू होता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। जो बॉल बियरिंग्स हैं, पहली बात तो ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज होते हैं, यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। यह प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिला भी है कि बॉल बियरिंग का क्या काम है, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए होता है और स्टैटिक को रोलिंग में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज होता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए गोल कीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। तो कह रहा है कि जो गोल कीपर होता है, जब उसके पे जब फुटबॉल की जब बॉल आती है, जब लोग मारते हैं उसको पैर से, तो वो जब पकड़ता है बॉल को तो अपने हाथ पीछे ले आता है बैकवर्ड्स। तो ऐसा क्यों करता है, दिस एनेबल्स गोल कीपर टू। तो ऐसा करने से गोल कीपर को क्या फ़ायदा है, तो पहला ऑप्शन है एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल। तो कह रहा है कि ताकि बॉल पे ज़्यादा फोर्स लगा सके। ऑप्शन बी है इंक्रीज द बॉल फोर्स को बढ़ा सके, एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, ताकि वो फोर्स को बढ़ा सके। तीसरा है डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो कह रहा है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसको कम कर सके। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम जो हमारे 3 लॉज ऑफ मोशन है उनको हम देख लेते हैं एक बार। तो जो न्यूटन्स की जो लॉस ऑफ मोशन है, तो फर्स्ट लॉ जो हमारा कहता है, फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट और इन मोशन, तो वो उसी में रहना चाहेगी, उसी पोजीशन में रहना चाहेगी जब तक कि अनटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो।
तो क्या कह रहा है कि अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या तो अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें। जो हमारा जो बी है, जो लॉ नंबर 2 है, ये तो लॉ 1 हो गया, लॉ 2। लॉ 2 कहता है कि रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो क्या कह रहा है कि जो रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो फोर्स के इक्वल होता है। इसका फॉर्मूला होता है dp/dt। p यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, ये फोर्स के इक्वल होता है। जो ऑप्शन जो थर्ड लॉ है वो है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये जनरली हम सभी को पता होता है थर्ड लॉ के बारे में कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट जो लॉ जो सेकंड है वो कह रहा है कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल होती है? तो रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो इसमें जो बात कही गई है कि वो जो गोलकीपर है वो अपने हाथ पीछे ले आता है, तो क्यों ले जाता है? ताकि वो फोर्स को कम कर सके, ताकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसको कम कर सके, ताकि फोर्स जब कम लगेगा हाथ पे तो ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, हाथ पे फोर्स नहीं पड़ेगा, उसके हाथ में चोट नहीं लगेगी और वो अपने हाथ पीछे ले आके उसको कम कर सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो सी था, ताकि वो रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को कम कर सके, डिक्रीज कर सके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब कि उसके पे क्या होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो निकलती हैं चीज़ें उनमें से बात पूछी। तो ऑप्शन जो ए है वो है बीटा रे, ऑप्शन बी है अल्फा रे, ऑप्शन सी है कैथोड रे, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए को पता होना चाहिए कि सभी के ऊपर चार्ज क्या होता है। जो बीटा रे होता है इस पे होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, अल्फा रे क्या होता है? तो अल्फा रे को हम ये भी बोलते हैं डबली चार्ज्ड, डबल पॉजिटिव चार्ज, हीलियम, आयन और एटम। और ये क्या है? ये भी नेगेटिवली चार्ज होता है। अब कैथोड रे इनका नाम क्यों पड़ा? कैथोड से आपको कंफ्यूज नहीं होना। कैथोड रे मतलब कि ये टुवर्ड्स कैथोड जाते हैं, मतलब कि ये नेगेटिव हैं और ये पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो इन पे भी होता है नेगेटिव चार्ज। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि मैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पूछा था, तो जो करेक्ट आंसर बनता है वो है अल्फा रे। अल्फा जो होता है वो डबल चार्ज होता है, और हीलियम अगर पूछ ले कि अल्फा कौन सा है, अगर आगे अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि अल्फा रे इज ऑल्सो व्हाट नोन एज व्हाट, तो डबल चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है पहली बात तो, और हीलियम आयन या फिर हीलियम आप एटम इसको बोल सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? पहला है कीप द बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, फिर ऑप्शन बी है फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, फिर ऑप्शन सी है इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, फिर ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो इसको हम एलिमिनेशन के थ्रू क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट सबसे पहले हम देखना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है मतलब टुवर्ड्स सेंटर लगने वाला फोर्स, टुवर्ड्स सेंटर जो फोर्स लग रहा है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि सपोज आप खड़े हो के आपने देखा भी होगा कि आप एक रस्सी से बांध लिए एक पत्थर को और आप उसको ऐसे सर्कल में कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर आप उसको ऐसे नचा रहे हैं अपने हाथ से, तो जब तक आप उस पर हल्का सा भी आप जब फोर्स लगाते हैं तो वो सर्किल में राउंड, और जब आप छोड़ते हैं तो सीधा चला आता है, ठीक है, तो सीधा जाएगा ये। तो ऑप्शन जो थे कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो जिस पे जो फोर्स लग रहा है इसको सर्कल में रोटेट करने के लिए उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो जो ऑप्शन ए है वो है कीप द बॉडी, मतलब यही इसका सही आंसर है, बट हम बाकी जो ऑप्शन है उनको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सेंटर की तरफ लगता है फोर्स, और इसी की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में रिवॉल्व होते हैं। जैसे कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व होती है, या फिर जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के चारों ओर इसी वजह से रिवॉल्व होते हैं, क्योंकि उन पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होता है अर्थ का।
तो इसमें है कि फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, ये तो बात पहली बात गलत हो गई, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की बात है, सर्कुलर बात है, इसमें स्ट्रेट लाइन की बात किया है। फिर कह रहा है कि इंडिपेंडेंट मोशन, जब अगर हम इंडिपेंडेंट मोशन की बात करते हैं तो फिर इस फोर्स का क्या रोल आया, इस फोर्स का रोल आया मतलब कि कुछ ना कुछ इसका प्रभाव पड़ रहा होगा, तो इंडिपेंडेंट भी नहीं हो सकता था। तो इससे भी देखा है तो हम एलिमिनेट करके भी ऑप्शन ए पे आ गए। बट अगर हमें ये कंसेप्ट पता रहेंगे तो हम बाकी अगर कोई अगर इससे मिलता जुलता अगर हार्ड क्वेश्चन भी बनता है, टफ क्वेश्चन बनता है, तो उसको भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स में कौन सा एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होता है, कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में बदलती है। तो ऑप्शन ए है पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, ऑप्शन बी है केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, ऑप्शन सी है काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसके लिए अगर आपको रियल लाइफ में देखना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि फिजिक्स में आपको ज़्यादा थ्योरीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करना है। तो फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक पेपर लें और जैसे कि आप उस पर कुछ रब करें पेंसिल से या फिर किसी चीज़ से रब करते रहते हैं, तो उसके बाद में जब आप टच करोगे उस जगह को, पेंसिल की निप को या फिर उस जगह को, तो थोड़ा सा वो हीट वहाँ पे गर्म दिखेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पेपर के सरफेस में और उसमें जो है जो एक कॉन्टैक्ट जो बन रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से ही है कि उस पर वो लिख पा रहा है या फिर रब हो पा रहा है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो वो उस पर स्लिप करता। तो मेन बात तो हमें ये पता चली कि हीट का तो चेंज हो रहा है। अब किस चीज़ का, तो आप क्या कर रहे थे, पेंसिल को मूव कर रहे थे, तो पेंसिल को जब आप मूव कर रहे हैं तो विच एनर्जी यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो मोशन वाली बात है, तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। केमिकल एनर्जी का कोई रोल नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का तब रोल आता है जब हम हाइट की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो किसका मोशन की बात है, तो मोशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी जो है जब चेंज होता है तो वो होता है इन फ्रिक्शनल फोर्स। ये पूछ सकता है फिर से। अब अगली बार सवाल ऐसा आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी किस में चेंज होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसका आंसर बनेगा। इसको अगर आपको और भी इसके एग्जांपल देखने हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आप जब साइकिलिंग करके आते हो तो साइकिल के जो टायर हैं उनको आप टच करके देखो तो आपको हॉट थोड़ा सा गर्म दिखेंगे। इसी वजह से, क्योंकि जो सड़क है और जो टायर है तो उसके बीच में कॉन्टैक्ट की वजह से क्या होता है कि रबिंग की वजह से उसमें जो है वो हीट जनरेट होती है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि जो साइकिल है वो मूव कर रही है, जो टायर जो मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर होती रहती है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ बस इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ एंड टेक्स अ शार्प टर्न टू द राइट साइड। राइट साइड में जो है वो शार्प टर्न लेता है। तो पैसेंजर सिटिंग इन द बस व्हील, कह रहा है कि एक बस है जो सीधे एक रास्ते पर जा रहा है और वो एक राइट साइड में शार्प टर्न लेता है, अचानक से मोड़ देता है। तो क्या होगा पैसेंजर के साथ में, तो पैसेंजर फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बेंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड, बेंड टुवर्ड्स द राइट साइड, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये भी जो है रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है। तो जो अभी हमने इससे पहले जो फर्स्ट लॉ देखा था उसमें क्या बात बोली गई थी कि अगर ऑब्जेक्ट कोई मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, या तो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, अब बस जो थी, बस में लोग बैठे हुए हैं, वो जा रही है, तो आपने देखा होगा कि जब बस जब कभी ब्रेक मारता है तो आप आगे की ओर गिरते हैं, और जब बस जब रुकी हुई है और जब चलने वाली होती है तो आप पीछे की ओर होते हैं। क्यों, क्योंकि आप जो है वो उसी स्टेट में रहना चाहेंगे, आपकी जो बॉडी रहना चाहेगी जिसमें पहले थी। जैसे कि वो रेस्ट में थी, रेस्ट में, बट जो ब्रेक है वो बस जो है चल दी तो आप पीछे की ओर गिरते हैं। और सेम है जब बस ब्रेक मारती है तो आप आगे की ओर गिरते हैं। इन द सेम वे, तो अब हो क्या रहा है कि जब राइट साइड में टर्न होगी तो पैसेंजर्स किधर साइड में बेंड हो जाएंगे, तो बेंड हो जाएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो ये ऐसा क्यों करती है, ताकि जो बॉडी है वो अपने उसी पोजीशन को मेंटेन कर सके जहाँ पहले थी। ठीक है, तो जब राइट में जब वो मिले तो टर्न में जब होगी, ताकि वो अपना जो है स्ट्रेट लाइन को वो बैलेंस करने की कोशिश करती है। दैट इज़ वाई इट टर्न्स टुवर्ड द लेफ्ट साइड। आई होप अब ये बात क्लियर होगी। अगला शायद नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आप डोर मैट होता है, तो डोर मैट को क्या करते हैं आप, उसको साफ़ करने के लिए उसको या तो आप डंडी से या फिर दीवार में जो है उसको एक तरीके से वो करते हैं, पटकते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो धूल है वो नीचे गिरता है। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस पर कौन सा लॉ लग रहा है, तो इस पर लग रहा है फर्स्ट लॉ।
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो इसमें हो रहा क्या रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे हैं विद रिस्पेक्ट टू डोर मैट, लेकिन जब उसको मोशन में लाए तो पार्टिकल्स क्या हैं, पार्टिकल तो रेस्ट पे ही हैं, तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, बट जैसे ही उनका जब कॉन्टैक्ट में आते हैं या तो डंडी की है तो वो रेस्ट में है इसलिए नीचे गिर जाते हैं, जबकि डोर मैट जो है पीछे हट जाता है। यही सेम चीज़ है और भी बहुत जगह जैसे लगता है, जो पत्ती है, पत्ती कैसे पेड़ से टूट के गिरती है, तो सेम जो लॉ है वो यही लगता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही हर जगह पे अप्लाई हो रहा होता है। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा में प्ले करने से पहले एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में एक सितार वादक है ट्राइज टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लग द स्ट्रिंग, जो तार होते हैं उनको वो उनकी जो टेंशन है, खिंचाव है, उनको एडजस्ट करता है और उसको प्लग कर करके बजा के देखता रहता है। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? ही और शी इज़ एडजस्टिंग, तो कर क्या रहा है? पहली बात तो वो एम्पलीट्यूड बदल रहा है या फिर इंटेंसिटी बदल रहा है या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग, जो सितार की जो स्ट्रिंग है उनको अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में वो मैच करने की कोशिश कर रहा है, एडजस्ट करने की। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि हमें पता है कि सितार कुछ ऐसा दिखता है, सॉरी आप मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, ये स्ट्रिंग्स मान लेते हैं हम। तो स्ट्रिंग्स में क्या हो रहा है? तो स्ट्रिंग्स में क्या है कि वो यहाँ पे कुछ इसके नोट्स लगे होते हैं, तो स्ट्रिंग्स को बार बार इनको नोट्स को टाइट करता है, उनको प्लग करके देखता है। तो प्लग करके देखने से क्या है कि पहली बात तो वो जो प्लग कर रहा है तो जो स्ट्रिंग्स हैं वो वाइब्रेट हो रही हैं। तो वाइब्रेशन कब होता है? फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो हम वाइब्रेशन की बात कर रहे होते हैं। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? ताकि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनके साथ में वो फ्रीक्वेंसी को मैच कर सके, और इसी को हम कहते हैं ट्यूनिंग। तो अगर ट्यूनिंग की बात होती है, ट्यूनिंग क्यों करते हैं? ताकि हम फ्रीक्वेंसी को मैच करा सकें। तो शायद अगर अगले साल क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ट्यूनिंग ऑफ द सितार और गिटार इज डन इन ऑर्डर टू डू व्हाट, टू मैच द फ्रीक्वेंसी, टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा ट्यूनिंग का। ट्यूनिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हम फ्रीक्वेंसी को मैच करा सकें। तो इसी साथ में हम इस सेशन के एंड पे आ जाते हैं। ये 10 सवाल हमने किए हैं फिजिक्स के, इसके बाद से 10 सवाल केमिस्ट्री के और 10 सवाल बायो के आएंगे अगले 2 सेशंस में। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। या जो हमारा जो चैनल है स्टेट पीसी सक्सेस, इसी के नाम पे हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। एक चैनल है स्टेट पीसी एमसीक्यू, जिस पे हम एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, और स्टेट पीसी सक्सेस है जहाँ पे हम इन जो वीडियोस हैं इनकी हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ जाके उनको भी ज़रूर चेकआउट करें, उनको आप जाके ज्वाइन कर लें, ताकि जो फर्दर जो अपडेट्स मिलने वाली हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स, क्वेश्चंस, वो आपको वहाँ पे मिलती रहें। आप वो किसी में लैग ना करें और आप अपनी जो तैयारी है उसको स्ट्रीमलाइन रख सकें। ओके, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।